हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एनसीईआरटी के ऊपर और बेस्ड हैं आपका जो एग्जाम हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट का फेज 13 का। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसमें। इससे पहले बहुत सारे हमने कह सकते हैं तो बहुत सारे चैप्टर कवर किए थे, बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे जनरल अवेयरनेस में। अभी इस वीडियो में रहने वाला है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3, 3 पार्ट में इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी उष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये गैसों से बने होते हैं दोस्तों, ये भी अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूह को मिल्की वे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये गलत है। तारों की विभिन्न आकृति द्वारा गठित समूह को नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता है। मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा बोलते हैं जिसको हम, हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है, जो अरबों तारों का एक विशाल समूह है, ग्रुप है। ये स्टेटमेंट गलत है। सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। ये दोस्तों अपने आप में ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर का एक प्रसिद्ध तारामंडल है और वास्तव में उर्सा मेजर जिसे बोलते हैं ग्रेट बियर तारामंडल का क्या है? हिस्सा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के लगभग सीधे ऊपर की ओर स्थित होता है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में लगभग हमेशा एक ही पोजीशन पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे इसके चारों ओर घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 और 3 क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्त वृत्त दोस्तों अक्षांश समानांतर कहलाते हैं, ना कि देशांतर। ये गलत हो गया। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों ये अपने आप में ठीक है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये ठीक है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो ओरिजांटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ध्यान रखना आपको करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घूर्णन पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर की गति है। ये क्या है? स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। घूर्णन पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य की चारों की गति है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सूर्य के सूर्य के चारों ओर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण, रिवोल्यूशन। घूर्णन क्या होता है? रोटेशन, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। ये गलत है। घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वी का अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और इस अवधि को पृथ्वी दिवस या सौर दिवस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है? सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 21 जून को सीधी सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा में पड़ती है, ये ठीक है। आर्कटिक वृत्त के आगे की जगह लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में गर्मी है, ये दोस्तों ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे
छोटा दिन 21 जून को होता है। ये दोस्तों गलत है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ना कि सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। तो ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। इसमें कि प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्र को उभरी हुई रिलीफ मानचित्र कहा जाता है, ये ठीक है। इसे बोलते हैं रिलीफ या हिंदी में बोलते हैं राहत मानचित्र। भौतिक मानचित्र कस्बों और गांवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाते हैं। तो उसे बोलते हैं भौतिक मानचित्र, नहीं राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे, ठीक है। भौतिक मानचित्र नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मानचित्र राजनीतिक, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहली स्टेटमेंट है, सतल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में सही है, ठीक है ना। सतल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है, जिसमें क्रस्ट जिसे बोलते हैं पपड़ी और ऊपरी मेंटल वाला हिस्सा शामिल है, और ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। समुद्री जल सतर सभी जगह समान रूप से रहता है। ये दोस्तों इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये क्या है, गलत है। तीसरा, भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ये भी ठीक है। भूमि की ऊंचाई को आमतौर पर समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे समुद्र तल से ऊंचाई मीन सी लेवल MSL इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट, अंटार्कटिका स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिए आप। दूसरा कहता है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है। इस महासागर का नाम है दोस्तों, आपको पता ही होगा, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक पर्वत पृथ्वी की सतह का कोई भी प्राकृतिक उतान होता है। स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं दोस्तों, ये ठीक है। 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ की संज्ञा दी जाती है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग को पर्वत माना जाता है, जबकि कम ऊंचाई वाले को पहाड़ी माना जाता है। ये भी ठीक है। पर्वत को एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे सीकर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पर्वत एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। लेकिन सीकर जो पीक होती है, पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होता है, ना कि श्रृंखला को शिखर कहते हैं। तो इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है एक पठार में खड़ी ढलान के साथ एक या अधिक किनारे हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, अपने आप में सही है। पठार आमतौर पर आसपास के समतल क्षेत्र से ऊपर उठे हुए होते हैं, और इनके किनारे खड़ी ढलान वाले हो सकते हैं, जिन्हें पठार के किनारे या इंग्लिश में बोलते हैं एस्केर्पमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। दूसरा, पठारों की ऊंचाई अक्सर कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, सही है। पठारों की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है, कुछ 100 मीटर से लेके जैसे तिब्बत के पठार जैसे कई हजार मीटर ऊंचे पठार भी मौजूद है, ये भी ठीक है। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इसको विश्व के पुराने पठारों में काउंट किया जाता है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? गलत होगी। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से घिरा होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है दोस्तों, ये ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है ना? कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का पूर्ण पश्चिमी पूर्व पश्चिमी विस्तार 2900 किलोमीटर है लगभग, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कह सकते हैं 2 और 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, मानसून की वापसी के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? पहले वाली गलत है, ध्यान रखेंगे आप। मानसून की वापसी के दौरान हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहती है, ना कि समुद्र से भूमि की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय भूमि पर जो प्रेशर होता है दोस्तों, जो दबाव होता है, उस दबाव का जो क्षेत्र होता है वो विकसित होता है, और समुद्र पर निम्न दाब, निम्न प्रेशर होता है, कह सकते हैं कम प्रेशर, लेस प्रेशर होता है। तो इसका कारण ये है, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। सेकंड कहता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानसून की वापसी के दौरान विशेषकर अक्टूबर से नवंबर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, और इसका मुख्य रूप से कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ये होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है, मतलब सेकंड ठीक है, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 2।